मुसलमानों का पैटर्न क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले इनका आंतरिक नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है। यहाँ तो सास बहू भाई भाई देवर भाभी और ननद गोतनी और ये सब में नहीं जम रहा है। और हिंदू एकता बढ़ाएंगे पार्टीवाद से। अपने सगे घर में सगे भाई और पिता बेटा में नहीं बन रहा है, सास बहू में नहीं बन रहा है, भाई बहन में नहीं बन रहा है, बहन भाग इसमें नहीं बहनों में नहीं बन रहा है। ये हिंदू एकता बनाएंगे पार्टीवाद से और हम तोड़ रहे हैं हिंदू एकता, ये सब बातें बता के। तो क्या होता है, पहले ये लोग हथियारों का संग्रह करते हैं, अपने छतों पर कम से कम पत्थर ही जमा करके रखते हैं, लेकिन करते हैं। हिंदू का घर तो वो घर है जहां समय पर नाखून काटने के लिए नेल कटर खोजो तो नहीं मिलता है। तो ये लोग करते हैं। उसके बाद अचानक से इंटरनल नेटवर्क इनका तगड़ा है। किसी दिन अचानक से 1000-2000 लोग भीड़ बन गई। किसकी मुद्दा के तलाश पर रहेंगे कोई छोटा सा बयान या कुछ ना भी हो, सड़क पर बैठ जाएंगे नमाज पढ़ने। किसी व्यक्ति ने कुछ अगर दाएं बाएं कुछ कर दिया कह दिया तो मुद्दा हो गया। उसके बाद हजारों लोग 500 1000 2000 लोग अचानक से सड़क पर आएंगे, भयंकर उपद्रव मचाएंगे। अब जब भयंकर उपद्रव मचाएंगे तब क्या होगा, हिंदू जवाब देना चाहेगा। ऐसे तो देना चाहेगा नहीं, क्योंकि हिंदुओं की महिलाएं अपने पतियों के हाथ में पत्थर और तलवार देती नहीं, वो दरवाजा लगाती है कि आप मत जाइए बाहर, बाहर माहौल बहुत खराब है। ये है हिंदुओं की समस्या। अब हिंदू उसमें से भी कुछ अगर योद्धा लोग बाहर निकलना चाहेंगे तब तक क्या होगा, प्रशासन एक्टिव कि नहीं नहीं हम सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, हम भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे, हम गंगा जमुनी तहजीब बचा कर रहेंगे। तब तक 10-5 मुसलमानों का ऐसा ग्रुप रहेगा जो मानव श्रृंखला बनाएगा कि हम उन्मादी भीड़ से हिंदुओं के मंदिर बचा रहे थे तो इसकी दुकान बचा रहे थे तो इसकी रक्षा कर रहे थे। ये मोनोपोली। 1000 लोग मारने आएंगे और उसमें 20 लोग केवल एक मानव चैन बनाकर नहीं नहीं मत मारो मत मारो मत मारो, उसी को हाईलाइट करेगी मीडिया। उसके बाद अगला पैटर्न क्या होगा, जब हिंदू जवाब देने जाएंगे तो पुलिस कर्फ्यू लगा देगी, 144 लगा देगी, नेटवर्क जाम कर देगी, ना कहीं कुछ बात पता चले, ना कुछ पता चले, ना कोई कार्रवाई हो। अब उसके बाद अगर कहीं इक्का दुक्का हिंदुओं ने प्रतिक्रिया दे दी तो उनको उठा के सीधे जेल में डालो कि तुम सामाजिक सौहार्द भंग कर रहे थे, तुम दंगा भड़का रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि सरकार स्वयं उनको मारेगी नहीं, तुम मारने जाओगे तो सरकार मारने देगी नहीं। क्योंकि अगर तुम मारने जाओगे तो कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि तुम देश चलाने में समर्थ नहीं हो, और सरकार आपकी लाश देखना पसंद करेगी लेकिन अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना पसंद नहीं करेगी। ये कड़वा सच है। बंगाल के कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि अब क्या करें। हम बोले तुम्हारे समाधान लोकतंत्र में है ही नहीं, क्योंकि तुम मुसलमानों को मारने जाओगे तो सरकार मारने देगी नहीं और सरकार खुद उनको मारेगी नहीं, और इसी बीच वो तुमको मारते रहेंगे और तुमको लगता है कि हम एक दिन चुनाव के दिन जाकर बटन दबा दिए और हम सुरक्षित हो गए जीवन भर के लिए। 10 साल सरकार रही भाजपा की, एक तुम केस बता दो, एक इंसिडेंट बता दो जहां केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दबाने के लिए फौज भेजी हो, सेना भेजी हो या वहां पर कोई कार्रवाई की हो। नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि तुम्हारी लाश ही इनकी सत्ता की गारंटी है। तुम इनको वोट इसीलिए नहीं देते क्योंकि ये अच्छे हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं अगर हमने इनको वोट नहीं दिया और कहीं ये लोग बहुमत में आ गए तो हमें मारेंगे। वो तो अभी भी मार रहे हैं। अब बात उसके बाद क्या हुई कि जिस दिन तुमको यह पता चलेगा सरकार तुम्हारे लिए सोचती ही नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, उसी दिन तुमको पता चलेगा कि दरअसल मारने वाला और उसको बचाने वाली सरकार दोनों एक पक्ष में है। तो अगर तुमको इनसे लड़ना है तो पहले तुमको सरकार से लड़ना होगा। यह वस्तु स्थिति है। और सरकार कब तक चलेगी, अब इस पर भी आते हैं। 4-5 दिन पहले हम अपने घर में भोजन कर रहे थे। हमारे पास से कानकुब ब्राह्मण थे, सोहरित। उन्होंने कहा कि गुरुजी कैसे समाधान होगा, क्या होगा। तो हमने कहा राजतंत्र से होगा। तो हंसने लगे, बोले प्रैक्टिकल बात कीजिए, जो हो सकता है वो कहिए, अब एकदम कल्पना वाली बात मत कीजिए। हमने कहा आप सुनिए कि जो हो सकता है उसमें क्या वास्तविकता है। आपके मोहल्ले में कितने घर हैं हिंदुओं के? बोले 30 घर होंगे, मतलब एक अनुमान हम लोगों ने कहा 30 घर होंगे। 30 घरों में हिंदुओं की अगली पीढ़ी में कितने लोग जाएंगे? तो आपका एक बेटा, आपके पड़ोसी का एक बेटा, आपके भाई का एक बेटा, आपके मित्र का एक बेटा, आपके चचेरे भाई का एक बेटा, करके हमने 10 घर बताए जहां केवल एक बेटा है। तो कुल मिला के 10 घर में 10 बेटा निकले, और 10 बेटा एक ही पार्टी को वोट देंगे तो भी कितना होगा, 10 वोट आपके पास जमा हुआ। पत्नियों को जोड़ दें तो 20 वोट जमा हुआ। और मुसलमानों में एक व्यक्ति है, उसके 10 बेटे अकेले हैं, और उन 10 बेटों ने अगर 4-4 विवाह कर लिए, निकाह कर लिए, विवाह तो करेंगे नहीं, निकाह कर लिए, तो 50 वोट केवल दंपतियों के हो गए। एक व्यक्ति के बेटा बहू के 50 वोट, आपके 20 उनके 50 एक पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी जाते जाते चक्रवृद्धि कर दीजिए उसकी। ये है आपके लोकतंत्र की वास्तविकता। आपको जो लग रहा है ना, 3 पीढ़ी पहले आप चले जाइए ना,
3 पीढ़ी पहले हाथ में तंबाकू मलते हुए 4 बूढ़े अगर बात कर रहे होते तो क्या उनको ये लगता कि भारत में लोकतंत्र की ये स्थिति भी हो सकती है? नहीं लगता। वो लोग इस स्थिति को कहते अरे कल्पना पर मत कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। वही आज आप कह रहे हैं कि कल्पना मत कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। हिंदू तो यहां बच्चे पैदा करने तक में आलसी हो रहा है, ये समस्या है। तो बात ऐसी है कि सरकार कब तक रहेगी? जब तक ये लोग एकमुश्त होकर बहुमत में ना आ जाएं। और जब ये लोग आएंगे तो सबसे पहले भागेगी कौन? सरकार। क्योंकि हमने देखा है दंगों में पुलिस को भागते हुए, और वो पुलिस आज भी भागेगी और कल भी भागेगी, क्योंकि वो पुलिस को नहीं मार रहे होते, वो काफिरों को मार रहे होते हैं, चाहे काफिर वर्दी वाला हो चाहे बिना वर्दी वाला हो। तो ये वस्तु स्थिति है। तो उस स्थिति में सरकार आपको अभी कुछ करने देगी नहीं। सरकार कहेगी नहीं, हम तो सबके साथ रहना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव बड़ा पाव जो भी है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इनकी सरकार रहेगी नहीं, उन्होंने खुद अपना पूर्ण बहुमत से जिस दिन अपना प्रभाव कर लिया, जो कि 10, 15, 20 साल में जैसा चल रहा है, पीढ़ियां 2 पीढ़ी जाते जाते कर लिया। 2 पीढ़ी मतलब 50 साल बहुत हुआ। 50 साल मैंने बहुत कह दिया, तो मतलब आप मान लीजिए कि 30 साल अधिकतम। 2025 आ गया है, 24, आप 40 तक मान लीजिए। तब क्या होगा? आपको जो वोट देने का अधिकार है उसके ऊपर वो आश्रित ही नहीं रहेंगे। कह देंगे कि चुनाव होगा ही नहीं, बात खत्म कर, चुनाव होगा ही नहीं, हमारी सरकार होगा, हम बहुमत में हो गए, कौन वोट डालने जाएगा जी? अभी लोकतंत्र में तो तुम वोट डालने जा नहीं पा रहे हो, बंगाल में और केरल में और कश्मीर में अभी तो तुम जा नहीं पा रहे हो। अभी तुम्हारे आंखों के सामने जीते जी आतंकवादियों को लोकसभा की टिकट मिल जा रही है और बहुमत से जीत कर आ रहे हैं, अभी तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तब क्या कर लोगे? और सरकार भी नहीं कर रही, तो सरकार खुद करती नहीं है, तुमको करने देती नहीं है। उन्होंने सरकार को बैठाया ही इसीलिए है, लोकतंत्र को बनाया ही इसीलिए है, ताकि हिंदू विद्रोही ना हो सके। और उस दिन क्या होगा? अगर गृह युद्ध होगा तो पुलिस तुमको मारने आएगी, और अगर पुलिस ही स्वयं भागती फिरेगी तब फिर क्या होगा? तब सरकार नामक संस्था का अस्तित्व नहीं रहेगा। और जैसे अफगानिस्तान से भागा ना वहां का राष्ट्रपति और कौन कौन, वैसे ही तुम्हारे नेता और तुम्हारे मंत्री भी भाग जाएंगे, सेटल हो जाएंगे अलग अलग स्थानों में जाकर। और तब तुम कहोगे, अभी कार्टून बन रहे हैं ना कि हिंदुओं तुम्हारी पीढ़ी तुमको माफ नहीं करेगी, तुमने महामानव का सिर झुका दिया। लोकतंत्र में ये जो आतापी वातापी बैठे हैं, एनडीए और इंडी अलायंस, ये आतापी वातापी है। बाहर से देखने से लगता था कि आतापी ने अपने भाई को मार दिया, काट दिया, समाप्त कर दिया, लेकिन उद्देश्य क्या होता था? ऋषियों की हत्या, उसको खाकर फिर ऋषियों का जो है सो पेट फाड़ कर निकाला जाता था, ऋषियों को मार दिया जाता था। यही आतापी वातापी एनडीए और इंडी अलायंस में बैठे हुए हैं। एक नेता दूसरे में जाता है, दूसरा नेता एक में जाता है, और एक दूसरे का बंटाधार करते रहते हैं। यहाँ तो अब ये हो गया, स्ट्रीट सुप्रीमेसी में भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि कुल देवता का बोध नहीं, पितरों का बोध नहीं है। पितर तो तरस गए हैं तर्पण का जल प्राप्त करने के लिए। यूट्यूब से शास्त्र निर्णय हो रहा है, यूट्यूब से गुरुमंत्र का निर्णय हो रहा है, लेकिन नाम क्या देना है कि हिंदू।